everyone and welcome to Exhort Education and this is me Shweta, your science educator. So बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन क्या होता है? यानी कि हम किसी चीज को कैसे बचा सकते हैं जो खत्म हो रही है, और हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले कि हम कैसे हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज जो खत्म हो रही है उनको कैसे प्रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हमारी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज है वो खत्म क्यों होती जा रही है। सो बच्चों, एज वी नो देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ। यानी कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे बहुत वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल एक साथ पाए जाते हैं। अब जैसे कि आपके लिए प्लांट्स क्यों यूजफुल है? प्लांट्स आपके लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि आपको वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप क्या कर पा रहे हो, ब्रीथ। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, है ना, तो क्या होगा, हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे एंड इवेंचुअली हमारी या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से या हमें जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं हमारी लाइफ को चलाने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, एनिमल से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में? हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? आप लोग जो ये दूध, दही, घी या फिर मीट, ये सब कहाँ से मिलते हैं आपको? एनिमल्स से, है ना। ये सारी चीजें किस लिए है? यूजफुल है हमारी लाइफ के लिए। क्लियर? एज वी नो, हम लोग जानते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पे वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं। There is a wide variety of plants and animals coexisting on the planet Earth, and these varieties are essential for the well-being and survival of mankind. यानी कि जो ये वैरायटी है, इतनी सारी प्लांट्स और एनिमल्स की जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे पाई जाती है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स किस लिए यूजफुल है? प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। वो किस लिए यूजफुल है? हमारे ब्रीथिंग में। अगर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे सिंपली, एंड इवेंचुअली हम या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? लाइकवाइज हम डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें या रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, हम कहाँ से लेते हैं? हम अपने फॉरेस्ट से लेते हैं एंड एनिमल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में जो मिल्क पीते हो, दूध पीते हो, घी खाते हो, कुछ बच्चे मीट भी खाते होंगे, ये सब कहाँ से मिलता है आपको? ये सारी चीजें आपको कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? ये आपको ऑब्टेन होती है आपके एनिमल्स से। क्लियर? और आपको जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप जो अपने डे टू डे लाइफ में खाते हो, कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें मिलते हैं हमारे प्लांट से। सो हम लोग कह सकते हैं ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे इस नेचर के बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें क्या करना है, इन जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको क्या करना है? हमें कंजर्व करना है। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जिनकी वजह से ये सारे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी जो है वो खत्म होती जा रही है। पहला टर्म क्या है आपका? डिफॉरेस्टेशन। सो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जंगलों को काट देते हैं और उस लैंड को यूज करते हैं। किस लिए? हमारे जितने भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, जैसे कि हम उसको किस लिए यूज करते हैं? घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने में, है ना। सो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? Deforestation is a process of clearing and cutting of forest and using that land for other purposes. Clear? अब जो ये deforestation है, ये क्या है? एक major threat है for the survival of the varieties of plants and animals found on earth. यानी कि अब क्या है बच्चों, अगर हम फॉरेस्ट को काटते जाएंगे और लैंड्स को क्लियर करते जाएंगे तो क्या होगा? जो एनिमल्स हैं उनसे उनका नेचुरल हैबिटेट छिन जाएगा। वो क्या करेंगे? अपने नेचुरल हैबिटेट से माइग्रेट करेंगे और हमारे हैबिटेट के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड कुछ स्पीशीज क्या होंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे वहां के सारी स्पीशीज क्या होंगी? मर जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट चीज, अब हमें पता चला डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन सिंपली क्या होता है? जितने भी आपके ट्रीज हैं उनको काट देना। क्लियर? अब
इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन हो किस वजह से सकती है। इसके बच्चों मेनली दो तरीके के कॉजेस होते हैं। पहला क्या होता है आपका नेचुरल कॉज एंड दूसरा आपका मैन मेड कॉज। नेचुरल यानी जो नेचुरली होंगे एंड मैन मेड जो हमारी वजह से होंगे। नेचुरल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं आपके फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज, व्हाट आर द मैन मेड कॉजेस। मैन मेड कॉजेस क्या हो सकते हैं आपके, कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी जो हम अपने ट्रीज या प्लांट्स को काटते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी लैंड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो क्या कर रहे हैं हम उन फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं और उस लैंड को अपने लिए यूज करते जा रहे हैं, अपने घर बनाने में, अपने बिल्डिंग बनाने में, अपने रोड्स बनाने में एंड और किस लिए, अब कल्टीवेशन के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए। सो ये क्या हो गए बच्चों, ये आपके क्या हो गए कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कुछ नेचुरल थे एंड कुछ आपके थे मैन मेड। क्लियर। सो यहां पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग किस लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या ट्रीज को काट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किस लिए, इंडस्ट्रीज के, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, उसके टिम्बर के लिए यानी लकड़ी के लिए, एक्सपेंशन के लिए एंड योर क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। ये सब क्या है आपके कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी इन वजहों की वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन हो सकती है। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो बताइए which among the following is an example of natural cause of deforestation। अभी हम लोगों ने बहुत सारे causes of deforestation पढ़े, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। सो बताओ। ओके, कटिंग ऑफ ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, फॉरेस्ट फायर। So you have 20 seconds and you have to attempt this question। So बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर होगा बच्चों फॉरेस्ट फायर, क्योंकि फॉरेस्ट फायर क्या है, नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ये अपने आप होता है। व्हाट इज फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर यानी कि बिना किसी इग्निशन के जब हमारे फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, आपका फॉरेस्ट फायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर हम इतने फॉरेस्ट को काट रहे हैं उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम पर और हमारी एनवायरनमेंट पर। सो बच्चों क्या होता जा रहा है, मैंने आपको क्या बताया, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज किस चीज से हेल्पफुल होते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। क्लियर। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम ट्रीज को काटते जा रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और पॉल्यूशन लेवल अर्थ का इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा, अब ट्रीज नहीं है बच्चों, क्या हो गया, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लियर। अब उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया हमारी अर्थ का, है ना। अब ट्रीज की रूट्स क्या काम करती है, ट्रीज की रूट्स हेल्प करती हैं आपके वाटर को होल्ड करने में। अब ट्रीज ही नहीं है तो सॉइल की क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा, आपका ग्राउंड लेवल वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रीज की रूट नहीं है उस वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। तो इससे क्या होगा, हमारे जो नेचर का एक बैलेंस है वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इवेंचुअली उस सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, इट विल इंक्रीज द नेचुरल क्लाइमेटीज इन एन एरिया। सो अब वो नेचुरल क्लाइमेटीज क्या क्या हो सकती हैं बच्चों, ये नेचुरल क्लाइमेटीज आपकी हो सकती हैं ड्रॉट, फ्लड्स, ये सब क्या है आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज। ओके। अब नेक्स्ट थिंग, अब इवेंचुअली क्या होगा, एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दैट एरिया, मतलब कि वहां पे प्लांट्स और एनिमल की जो भी आपकी वैरायटीज पाई जाएंगी वो एक्सटेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट ये क्या है बच्चों, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, आपका फायर जो आपकी फॉरेस्ट फायर्स होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, आपकी एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि
धीरे धीरे क्या होगा, वहां के प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, यानी खत्म हो जाएंगे एक लेवल पे जाके। और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होगा हमारे एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी नेचुरल क्लाइमेटीज वो बढ़ जाएंगी, जैसे कि आपका फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, और हमारा जो नेचर का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब क्या है आपके इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज जो थी, अब उनके बारे में बढ़ते हैं। सो हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉट के बारे में। सो व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट क्या है? अब क्या है बच्चों, हम जैसे ट्रीज को काटते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, या फिर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम क्या नाम दिया, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। उससे क्या होता है, हमारे वाटर साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब बच्चों वो हमारी वाटर साइकिल क्या होती है, ठीक है, क्या होता है, ये क्या है आपका ग्राउंड, यहां पे क्या है, वाटर। क्लियर। और यहाँ पे है आपका सन। आपकी नेचुरल वाटर साइकिल ये होती है। अब हीट की वजह से वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है आपका इवेपोरेशन, और वाटर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। क्लियर। अब ऊपर जाने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन। मीन्स जो ये वाटर वेपर्स हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स, एंड देन ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ये वाटर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल हमारे ग्राउंड लेवल पे वापस आ जाता है। तो ये क्या है आपकी नॉर्मल वाटर साइकिल। अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, उस एरिया के अंदर रिडक्शन इन रेनफॉल, यानी रेनफॉल की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा बच्चों, इससे हो गई वाटर scarcity and eventually it results into a drought in an area. So ये क्या था आपका ड्रॉट। अब ये पिक्चर क्या है, ये है आपका एक ग्रीन हाउस। क्लियर। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, एक ग्लास का बना हुआ एक घर सा है। इसमें क्या हुआ है, आपकी सनरेज आ रही है, ठीक है, बट बाहर नहीं निकल पाती। तो ये क्या करता है, ये हमारी सनरेज को क्या करता है, उस हाउस के अंदर ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और हमारे प्लांट्स को ज्यादा हीट मिल पाती है। ग्रीन हाउस जो होता है हम किस लिए यूज करते हैं, हम उन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं जिनको ज्यादा हीट चाहिए होती है। क्लियर। अब आपको समझ में आया कि ग्रीन हाउस क्या है। अब इसी तरीके से जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी एक ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। सो वो क्या करती हैं, क्या होता है कि आपकी जो सनरेज होती हैं वो हमारी अर्थ पे पड़ती हैं। कुछ गैसेस होते हैं जिन्हें हमने नाम क्या दिया, ग्रीन हाउस गैसेस। अब वो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, ये हमारी जो सनरेज होती है इनको ट्रैप कर लेती है, ट्रैप करेंगी, ट्रैप कर लेती हैं। क्लियर। अब ये इसको हमारे अर्थ सरफेस से वापस नहीं जाने देती। क्लियर। अब जब वापस नहीं जाएंगी तो क्या होगा, हमारे जो अर्थ का सरफेस है वो वार्म हो जाएगा। ये क्या है आपका एक नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर। अब जो हमारा जो डे टू डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उससे क्या हो रहा है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, अभी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है बच्चों, ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन, नाइट्राइड्स, ओजोन, your CFC, chlorofluorocarbon and other gases. क्लियर? ये सब गैसेस क्या हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसेस. अब क्या है, एक तो ये नॉर्मल बिहेव करती हैं जिसके कारण हमारे जो अर्थ का सरफेस है वो वार्म रहता है, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये क्या होती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस, या आप बोल सकते हैं आपका मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है हमारे इस एनवायरमेंट के अंदर. तो क्या होता जा रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा हमारी सनरेज को ट्रैप कर रहा है और वापस नहीं जाने दे रहा. अब क्या है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये क्या कर रही है, नेचुरली आपके अर्थ के सरफेस को वार्म करती है ना. अब ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड इन पॉल्यूशन इन अर्थ सरफेस, सो क्या हो रहा है, हमारी जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है ये इनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, बढ़ता जा रहा है डे टू डे. इससे क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर हमारे जो अर्थ पे आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे. इसको हमने, इस टर्म को हमने क्या नाम दे दिया, आपका ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर? सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? इट इज अ चेंज इन द क्लाइमेट of earth due to increased level of carbon dioxide and other harmful gases. Clear? ये क्या है, simply increase in the temperature of earth या फिर change in the climate of earth due to increased level of carbon dioxide and other greenhouse gases. Clear? अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बच्चों, मैंने आपको बताया, it traps heat rays from the sun which eventually increase the temperature of earth. एंड ये होता किसकी वजह से है, आपका डिफॉरेस्टेशन एंड योर एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से. क्लियर? समझ में आया कि आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिफॉरेस्टिफिकेशन. क्लियर? डिफॉरेस्टिफिकेशन क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, आपका टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्या होती है, रिमूव हो जाती है. मतलब कि आपकी सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है, जिसमें से एक टॉप लेयर होती है. टॉप लेयर कैसी होती है, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, आपका वाटर, ये सब प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब क्या हुआ, टॉप लेयर क्या हुई, रिमूव हुई, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी जो लोअर हार्डी या रॉकी लेयर ऑफ सॉइल होगी वो एक्सपोज हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में. उससे क्या होगा, अब हमारे जो प्लांट्स हैं उनको क्या नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे प्रॉपरली. तो क्या होगा, ये क्या है, ये जो हमारी सॉइल की लेयर है वो क्या है, लेस ह्यूमस है और लेस फर्टाइल इन नेचर है, जिस कारण क्या होगा, आपकी जो ये फर्टाइल लैंड होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके डेजर्ट्स के अंदर. और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, आपका डेजर्टिफिकेशन. सो डेजर्टिफिकेशन क्या है, डेजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी फर्टाइल लैंड जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों फॉरेस्ट के अंदर ड्यू टू removal of top layer of soil. Clear? So what is deforestation? Desertification. It is a condition in which the top layer of soil is removed, which exposes the lower hardy rocky layer, and this layer is less humus and less fertile in nature, which convert the fertile land into deserts. ठीक. अब बच्चों, ये जो हमारा डेजर्टिफिकेशन है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका कारण हो सकता है आपका सॉइल इरोजन. सो व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन सिंपली क्या होता है, आपकी जो टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है. क्लियर? और आपका डिफॉरेस्टेशन यानी कि आपका कटिंग ऑफ ट्रीज, और आपका क्लाइमेट क्राइसिस यानी क्लाइमेट्स की वजह से, ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से, लाइफ स्टॉक ओवरग्रेजिंग यानी कि उस लैंड पे ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग करवाने, यानी आपके भेड़ बकरियों को चराने की वजह से उधर क्या हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन. नेक्स्ट आपकी आ रही है, नेक्स्ट आपका नेचुरल क्लाइमेटीज है आपका फ्लड. सो बच्चे व्हाट इज फ्लड? फ्लड क्या होता है, एक्सेसिव ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन एन एरिया. क्लियर? क्या होता
है, अचानक से ओवरफ्लो होता है वाटर का एक एरिया के अंदर, ये क्या है आपका फ्लड। ठीक है, अभी होती क्यों है समझते हैं। देखो आपका मैंने बताया था जो प्लांट्स की रूट्स होती है सॉइल के अंदर, वो क्या काम करती है, वो काम करती है होल्ड करने को वाटर, है ना। अब हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, रूट्स कम होती जा रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी जो सॉइल की है वो कम होती जा रही है ना। सिंपली क्या होता है, बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है हमारे सरफेस पे इकट्ठा होता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेती हैं, एंड वो जो वाटर होता है जो हमारे सरफेस के ऊपर होता है प्रेजेंट होता है, वो डीप इनसाइड द सॉइल लेयर पेनिट्रेट कर जाता है। क्लियर। अब क्या हुआ, हमारी रूट्स खत्म होती गई, तो जो हमारा रेन वाटर है वो अंदर प्रीकोलेट्स या फिर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपकी एक एरिया पे फ्लड आ जाएगा या फिर एक्सेसिव वाटर फ्लो इन एन एरिया इज कॉल्ड फ्लड। क्लियर। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं आपको शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब क्या होगा, डिफॉरेस्टिफिकेशन की वजह से क्या हो जाएगा, आपको वुड की कमी हो जाएगी, यानी कि अगर पेड़ों को काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे क्या होगा, आपकी वुड की कमी हो जाएगी। और हमें पता है वुड क्या है, एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर, जैसे कि आपका पेपर इंडस्ट्री हो गया, पेपर हमारा किससे बनता है, हमारे वुड से। ठीक है, फर्नीचर हमारे किससे बनते हैं, हमारे वुड से। क्लियर। और बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका हनी हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, आपके फॉरेस्ट से। अगर डिफॉरेस्टिफिकेशन हम लोग करते रहेंगे तो क्या होगा, इन सारे जो हमारा रॉ मटेरियल या फिर ये सारे प्रोडक्ट हमें जो ऑब्टेन होते हैं हमारे फॉरेस्ट से, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जाएगी। नेक्स्ट चीज बच्चों, बात खत्म होती है कि हमने पढ़ लिया कि डिफॉरेस्टिफिकेशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या क्या थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर सिंपली एक ऐसा पोर्शन होता है अर्थ का जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि लिविंग पोर्शन ऑफ अर्थ। क्लियर। जहां पे हमारे लिविंग बींग्स पाए जाते। क्लियर। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका इकोसिस्टम भी। सो व्हाट इज बायोस्फीयर। Biosphere is the portion or the part of Earth where life exists, or we can say that it is a part of Earth in which living organisms exist, or simply it supports life. यानी कि living portion of your Earth जहाँ पे life present होगी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका ecosystem. So, what do you mean by ecosystem? अब ecosystem के आपके दो components होते हैं, पहला आपका abiotic and next one is your biotic component. Clear. abiotic यानी कि जो आपके लिविंग नहीं होंगे। क्लियर। लिविंग नहीं होंगे तो उसका एग्जांपल आपका क्या क्या हो जाएगा, ये हो सकती है आपकी एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, एसेट्रा। ये सब क्या कंपोनेंट्स हैं आपके एक इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिशेस, फंगी, ये सब क्या हो गया आपके बायोटिक कंपोनेंट। और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पे ये लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर क्या है, ये आपका क्या है, एक इकोसिस्टम है। क्लियर। पहला इकोसिस्टम क्या है, एटमोस्फेयर, जहां पे क्या है आपका एयर का एटमोस्फेयर, एयर का इकोसिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर, जहां क्या है वाटर का इकोसिस्टम, एंड लिथियोस्फेयर यानी कि आपका लैंड का एटमोस्फेयर। ठीक है। सो यहाँ पे क्या देख रहे हो, अब क्या है, देखो फिशेस, वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, फिशेस। अब ये फिशेस को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, आपकी एयर से। ठीक है। तो ये क्या कर पा रही है, जी रही है ना। अब क्या हुआ, एक टाइम बाद इनकी डेथ होगी, मर गई। अब इनकी बोन्स क्या होंगी, हमारी मिट्टी में जाके मिल जाएंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारे
लिथोस्फीयर या हमारी लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसके पास क्या आ गए, न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए उस बोन्स के वजह से। क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स का डिपोजिशन हो गया एक जगह पे, और उससे क्या होंगे, हमारे प्लांट ज्यादा इंक्रीज होंगे। प्लांट ज्यादा इंक्रीज होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ाएंगे। इस वजह से ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। क्लियर। नेक्स्ट चीज, व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब बायोलॉजिकली कितने हम एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कि देखो, हमें पता है हमारी अर्थ पे बहुत सारी वैरायटीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक साथ रहती हैं इस अर्थ पे। क्लियर। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, अब जो ये वैरायटी है इनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, प्लस इनका रिलेशनशिप हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या है, इसको क्या नाम दिया हमने, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Biological diversity or biodiversity refers to the various varieties of organisms existing on the earth and their interrelationship between these various varieties and their interrelationship with the environment। यानी कि जो इतनी सारी varieties हैं आपकी अर्थ पे, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, प्लस उनका हमारी इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, ये सारा रिलेशनशिप आपका क्या है, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के अंदर क्या होता है, एक बच्चा महाराष्ट्र का है, एक बच्चा गुजरात का है, एक राजस्थान का है, एक साउथ का है, एंड बहुत सारे स्टेट से काफी सारे बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, है ना। तो क्या है, वो क्या शो कर रहा है, उस जगह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, मतलब कि उस जगह की कितनी डाइवर्सिटी वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फॉना। फ्लोरा क्या होता है, सिंपली फ्लोरा क्या होती है आपकी, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स फाउंड इन एन पर्टिकुलर रीजन इज टर्म्ड एज फ्लोरा। यानी कि एक रीजन के अंदर जितनी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स मिलेंगी वो क्या हमने बोल देंगे, वो उधर का क्या है, फ्लोरा। प्लस फोना क्या होगा, इसी तरीके से फोना भी क्या होगा, द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑल द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज टर्म्ड एज फोना। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपका एनिमल वैरायटी जो पाया जाएगा एक रीजन के अंदर, उसको हमने क्या नाम दे दिया, आपका फॉना। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। अब साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉर्न, अर्जुन, ये सब क्या है, वहां की फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सब वहां के क्या है, फॉना। क्लियर। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फॉना, दीज आर द वैरायटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। क्लियर। सो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज आर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मतलब कि वो अपनी ही तरीके के लोगों के साथ ब्रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन है वो ह्यूमन को बर्थ देगा ओनली, ना कि कुत्ते या बिल्ली, है ना। जो इसी तरीके से जो डॉग्स होंगे वो कौन से ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, वो क्या देंगे, सिर्फ डॉग्स को बर्थ देंगे, कैट्स को। सो ये क्या होगी, स्पीशीज होगी, एक ग्रुप हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस का क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, ठीक है, जिनके पास क्या है, जो क्या कर एक कैपेबिलिटी है इंटरब्रीड करने की, जो सिर्फ इंटरब्रीडिंग करेंगे। यानी कि ह्यूमंस बर्थ देंगे सिर्फ ह्यूमंस को, बर्ड्स बर्थ देंगे बर्ड्स को, कैट्स बर्थ देंगे कैट्स को, डॉग्स बर्थ देंगे डॉग। ठीक है, ये क्या है आपका स्पीशीज। सो व्हाट इज स्पीशीज, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ population which having the capability of interbreeding. So what do you mean by interbreeding? Reproducing or fertile their offspring only within the members of their own species and not with other members of the species. यानी कि ह्यूमंस ओनली बर्थ देंगे ह्यूमंस को एंड डॉग्स ओनली बर्थ देंगे डॉग्स। अब जो स्पीशीज क्या है, एक ग्रुप है। सो ये नेचुरल है, जब हमने किसी चीज को एक ग्रुप में डिवाइड किया तो उसके पास क्या होंगे, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। जो हम बोल सकते हैं स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ हैविंग कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर इन कॉमन विद ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। यानी कि आपका क्या है, डॉग्स है, डॉग से एक स्पीशीज है, सारे के सारे डॉग्स क्या कर रहे हैं, सबके चार पैर होते हैं,
सब एक जैसे थोड़े थोड़े दिखते हैं, या फिर उनकी पूंछ होती है, या ये सब क्या उनके करेक्टर्स। ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमन क्या है, सबके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सेम फेशियल फीचर्स होते हैं, क्लियर, सेम सा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब हमारे क्या है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे हमने जान लिया कि स्पीशीज क्या होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एंडेमिक स्पीशीज, यानी कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक्सक्लूसिवली एक ही एरिया के अंदर पाई जाएंगी, यानी कि नेचुरली एक ही जगह पे पाई जाएंगी, दूसरी जगह पे नहीं पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपका कैंगरू, कैंगरू नेचुरली कहाँ पाया जाता है, आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मतलब नेचुरली, यानी कि अब क्या होता है, जूस के अंदर आप बोलते हो कि हाँ मैम हमने कंगारू देखा है, बट वो वहां नेचुरली नहीं पाया जाता, यानी वो उसका घर नहीं है, उसका घर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या है, एंडेमिक स्पीशीज वही एक्सक्लूसिवली स्पीशीज होंगी जो अपने सिर्फ अपने हैबिटेट के अंदर या अपने घर के अंदर या अपने जोन के अंदर पाई जाएंगी, उसके अलावा नेचुरली ये कहीं नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन जाइंट स्क्विरल, या फिर ये आपका फिगर में देख सकते हो वाइल्ड मैन, ये कहाँ की है, ये एंडेमिक स्पीशीज है आपकी पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की। क्लियर, सो व्हाट इज एंडेमिक स्पीशीज, species of plants and animals which are exclusively found particularly in an area are called endemic species, and they are not naturally found anywhere else, only endemic to a zone, state or a country, यानी स्पेसिफिक जोन, कंट्री या फिर एक स्टेट के अंदर पाई जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपके, बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, साल, wild mango are the endemic flora and fauna to the Panchmari Biosphere Reserve. Next move on करते हैं, what do you mean by endangered species? Endangered species क्या होती है, endangered species ऐसा ग्रुप होता है species का जो क्या होती है, खतरे में होती है खत्म होने की, मतलब कि अभी खत्म नहीं हुई है बट सून, मतलब अगर हमने उनको कंजर्व नहीं किया या बचाया नहीं, उनके लिए कुछ नहीं किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारे प्लैनेट अर्थ पे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल डायनासोर, डायनासोर क्या है, एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज, हम लोगों ने टीवी वगैरह में ही देखे होंगे, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत टाइम पहले पाए जाते थे, तो वो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, इसी तरीके से जो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और स्पीसीज विच एक्सटिंक्ट सूनर, मतलब कि उनके ऊपर खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब इनके खत्म होने की वजह क्या क्या हो सकती है, पहले की लॉस ऑफ हैबिटेट, मतलब कि हम उनके घरों को छीनते जा रहे हैं। कैसे छीनते जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टिफिकेशन करते जा रहे हैं। ये सारी स्पीशीज कहाँ मिलती है आपको, फॉरेस्ट के अंदर, यानी जो जंगल है इनका घर है, अब हम इसके घर को काटते जा रहे हैं तो इसका हैबिटेट, इसका घर इससे छीनता जा रहा है, तो क्या होती जा रही है, स्पीशीज खत्म होती जा रही है। दूसरा क्या है आपका, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना। फॉर एग्जांपल टाइगर्स, अब टाइगर्स को क्या था, एक टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, बट अब जो पुराने राजा महाराजा होते थे क्या करते थे, वो टाइगर्स की हंटिंग करते थे। क्यों करते थे, वो इसको एक प्रेस्टिजियस स्पोर्ट मानते थे, यानी कि एक गेम मानते थे, और उस टाइम पे जो टाइगर की हंटिंग है बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल मानी जाती थी, है ना। उसके कारण क्या हुआ, उनके दांतों के लिए, उनके स्किन्स के लिए उनका ओवर एक्सप्लोटेशन चालू हुआ, उनकी हद से हद तक हंटिंग चालू हुई। तो उससे क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि हमारे इंडिया के अंदर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे जाके इतनी कम हो गई कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई, है ना। और आपका लास्ट क्या हो सकता है, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि एक स्पीशीज के अंदर जेनेटिक वेरिएशन खत्म हो जाए। ये सारी क्या हो गई, किसी भी स्पीशीज को एंडेंजर होने के कारण हो गए या फिर रीजंस हो गए। सो ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज के। पहला क्या है आपका, हम्बैक व्हेल और गोरिल्ला, ग्रे वुल्फ, स्नो लेपर्ड, पांडा, जैगुआर, टाइगर, बाइसन, एलिफेंट, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज। यानी कि अगर ये क्या कर रही है, एक हाई रेट पे खत्म होती जा रही है, अगर हमने इन्हें बचाया नहीं, इनके लिए कुछ किया नहीं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें ये स्पीशीज या ये एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे या फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्लियर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं इनको हम कंजर्व कैसे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। सो देयर आर 2 methods of conservation.
फर्स्ट इज इन सीटू एंड नेक्स्ट इज एक्स सीटू। इन सीटू मतलब कि उस जो प्लांट या एनिमल की स्पीशीज है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रिजर्व करना और बढ़ाना। मतलब कि हम उसे कहीं भी लोकेट नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाएंगे, जहां पे वो नेचुरली पाई जाएगी उसी जगह पे उसको प्रिजर्व करेंगे। अब उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना। ये सब क्या है? इन सीटू वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक्स सीटू क्या होता है? एक्स सीटू मतलब कि हम क्या करते हैं, किसी स्पीशी ऑफ प्लांट या एनिमल है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालते हैं और एक स्पेशल जोन में ले आते हैं और उसको कंजर्व करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जू। जू तो सब बच्चों ने देखा होगा। जू क्या है? एक एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ फॉर्म है, जिसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारी स्पीशीज थी प्लांट्स एनिमल को, उनको रीलोकेट कर दिया एक एरिया के अंदर। उससे क्या हुआ, हम लोगों को आसानी पड़ेगी, हम उन्हें ज्यादा अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, है ना। और आप क्या, बॉटनिकल गार्डन। ये क्या एग्जांपल्स हैं आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन के। अब इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि जो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में हम लोग कैसे कंजर्व और आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी उन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो पहली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये क्या होता है? एक स्पेशली प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो हमारी किसके कंजर्वेशन के लिए बना होता है? हमारी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए। क्लियर? सो व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरिया मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर सब कुछ आता है, यानी कि आपका ये किस किस को बचाएगा? ये आपके प्लांट्स को भी बचाएगा, एनिमल्स को भी बचाएगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को भी बचाएगा, प्लस ट्राइबल पीपल्स को भी बचाएगा जो इस एरिया के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या आते हैं? आपके प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और ट्राइबल पीपल्स। ट्राइबल पीपल्स यानी कि आदिवासी लोग। क्लियर? तो ये सब कौन कंजर्व करेगा? आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और हमारे इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है हमें टू मेंटेन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और द कल्चर ऑफ एन एरिया। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व के। फॉर एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, केरल एंड कर्नाटक। इन तीन स्टेट के अंदर आपका क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? गल्फ ऑफ म्यांमार बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आपका तमिलनाडु के अंदर। एंड योर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किसको कंजर्व करते हैं आपको? ये आपका स्पेशली टाइगर्स के लिए था। क्लियर? एंड योर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है आपका? ये है आपका उत्तराखंड के अंदर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये क्या है आपका? एक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के क्या होते हैं? 3 जोन्स होते हैं। पहला आपका ट्रांजिशन। क्लियर? नेक्स्ट योर बफर एंड लास्ट क्या है? कोर। ये तीनों जोन क्या हो गए आपके? बायोस्फीयर। क्लियर? अब ट्रांजिशन जोन क्या है? आउटर मोस्ट जोन है आपके बायोस्फीयर का। उसके बाद आता है बायोस्फीयर, सॉरी, बफर जोन एंड लास्ट इज योर कोर जोन। अब जो क्या होता है, ह्यूमन सेटलिंग्स क्या होती हैं आपकी? यहाँ पे आपका ह्यूमन सेटलिंग्स, टूरिज्म, ये सब अलाउड होती है आपके ट्रांजिशन जोन में। यानी कि ट्रांजिशन जोन ऑफ जो बायोस्फीयर होता है, यहाँ पे आपको छोटी मोटी दुकानें वगैरह या फिर आपके टूरिस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका? बफर जोन। बफर जोन किस लिए यूज होता है? ओनली ऑन ओनली फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पस। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल टूल्स या फिर आपके रिसर्चर्स जा सकते हैं जो किसी चीज पे या किसी प्लांट या आपकी एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ वो लोग अलाउड होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज योर कोर जोन। यानी यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमंस का
अलाउड नहीं होता। यहाँ पे सिंपली क्या होते हैं, आपकी सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है। मतलब जो आपके गार्ड्स वगैरह होते हैं, स्पेशली स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह जो होते हैं, वो सिर्फ वहां पे मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, देखभाल के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं कि हमारी जो प्लांट की स्पीशीज वगैरह हैं या एनिमल की स्पीशीज वगैरह है उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा बस, या फिर कोई ज्यादा रेट से खत्म हो रही है, मतलब उनकी देखभाल के लिए सिर्फ अलाउड होते हैं, और वो भी कौन, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ओनली एंड ओनली। सो ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो ये क्या है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर क्या है, आपके नेशनल पार्क एंड योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर नेशनल पार्क्स। बायोस्फीयर रिजर्व क्या था, हमने पढ़ लिया, जो पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाएगा, ठीक है, यानी प्लांट्स, एनिमल प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अलॉन्ग विद द ट्राइबल पीपल्स, जितनी भी चीजें नेचुरली वहां पे पाई जा रही है उन सबको कौन कंजर्व कर रहा है, हमारी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क भी क्या होते हैं, लार्ज और डाइवर्स प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन किसको, होल हमारे इकोसिस्टम से। क्लियर, यानी कि वहां पे जो भी फ्लोरा होगी, फौना होगी, आपका लैंडस्केप्स होंगे, हिस्टोरिकली जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह वहां पे पाए जाएंगे, वो सब कौन प्रिजर्व करता है, आपका नेचुरल पार्क, ठीक है। और हमारे इंडिया में मोर देन 105 नेशनल पार्क्स हैं। और क्या है नेशनल पार्क, लार्ज एंड डाइवर्स प्रोटेक्टेड एरिया है जो क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक पूरे होल सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। अब इसके अंदर क्या क्या आती हैं, ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके फ्लोरा को, फौना को, लैंडस्केप्स को एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, सतपुरा नेशनल पार्क। ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है ना बच्चों, इसमें क्या है, बहुत सारे रॉक शेल्टर्स भी हैं, रॉक पेंटिंग्स भी हैं। ये किसको प्रिजर्व कर रहा है, इन सारे रॉक शेल्टर्स को, रॉक पेंटिंग्स को, अलोंग विद देयर वहां पे जो स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है। ये एग्जाम्पल किसका है, आपका कैरीजंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेशनल पार्क्स के जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, अलोंग विद द किस टाइप के फ्लोरा या फौना को ये लोग प्रिजर्व करते हैं। क्लियर। पहला हमारा है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, आपका उत्तराखंड के अंदर। और यहाँ क्या प्रिजर्व करते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं यहाँ पे टाइगर्स को, लेपर्ड्स को और एलिफेंट्स को। नेक्स्ट है योर पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, आपका केरल के अंदर। ये क्या करता है, नीलगिरी लंगूर और फ्लाइंग स्क्विरल्स को प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट इज योर कारीजंगा नेशनल पार्क। ये किसको प्रिजर्व करता है बच्चों, ये प्रिजर्व करता है राइनोस को, एलिफेंट्स को एंड योर टाइगर्स। नेक्स्ट वन इज योर सुंदरबन। सुंदरबन किसको करता है, मैंने आपको बताया था, रॉयल बंगाल टाइगर्स को एंड योर फिशिंग कैट्स। एंड योर कान्हा नेशनल पार्क, टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स। इसी तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है आपके नेशनल पार्क्स के, अलोंग विद द मतलब किस स्टेट में है वो है और किस टाइप के फ्लोरा एंड फौना को वो लोग प्रिजर्व करते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं व्हाट इज अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है आपकी, वो स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। सो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड स्पेशली these are specially protected areas for animals that provide protection and suitable living condition to the wild animals। यानी कि ये स्पेशली किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये सिर्फ आपके वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमारे इंडिया में मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस टाइम पे प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, किलिंग एंड हंटिंग या कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। यानी इस जोन के अंदर ना तो आप एनिमल्स को पकड़ सकते हैं, ना उनकी हंटिंग कर सकते हैं, ना उन्हें मार सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी जो खत्म होने वाली है, उनको क्या मिल रहा है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है ना। और क्या कर पा रही है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में
अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिल रही है ग्रो करने की। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? ये लॉन्च हुआ था 1973 के, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? हमारे जो एंशियंट इंडिया टाइम था उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था टाइगर्स क्या थे, एक प्रेस्टीज का सिंबल थे या एक ऑनर का सिंबल थे। मतलब कि उस टाइम में जो हंटिंग ऑफ टाइगर क्या थी, बहुत ऑनरेबल मानी जाती थी। जो हमारे राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा हंटिंग करते थे टाइगर्स की, उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके फर के लिए, इन सारी चीजों के लिए। क्लियर? तो एक टाइम ऐसा हुआ कि जो हमारे इंडिया में इतनी सारे टाइगर्स पाए जाते थे, उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, रिड्यूस हो गई। और इतनी ज्यादा रिड्यूस हो गई, हमें क्या स्पेशल एक्ट्स लाने पड़े उनको प्रिजर्व करने के लिए। क्या हुआ, हमारे इंडिया में हंटिंग ऑफ टाइगर्स क्या हुई, स्ट्रिक्टली बैन हो गई। मतलब अब उसके बाद क्या था, हम लोग टाइगर्स की हंटिंग नहीं कर सकते थे। वो क्या था, एक क्राइम था उसके बाद। और उसमें क्या हुआ, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया गया टाइगर्स को, ताकि वो अपने हैबिटेट के अंदर ग्रो कर पाए और इंटरब्रीड कर पाए, एंड जिससे क्या हो, हमारे जो एक इकोसिस्टम है उसका बैलेंस क्या हो, वो मेंटेन। क्लियर? ये क्या था आपका टाइगर प्रोजेक्ट। लॉन्च हुआ ये 1973 में। इसमें क्या प्रिजर्व कर रहे हैं हम, वी आर प्रिजर्विंग बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। क्लियर? और इससे क्या हो रहा है, हमारे नेचर का या इकोसिस्टम का एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। क्लियर? और यहाँ पे क्या होता है, ब्रीडिंग इन नेचुरल हैबिटेट, यानी ये इंटरब्रीड कर पाते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर। और हमारे इंडिया में मोर 50 टाइगर रिजर्व्स इस टाइम प्रेजेंट हैं। ओके, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर एनिमल्स, यानी कि इनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जो सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओनली एंड ओनली। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर रिजर्व। यू हैव 20 seconds and you have to answer this question. So the answer of this question is wildlife sanctuary. So मैंने अभी आपको बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो सिर्फ क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपके वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, यानी कि जमा खाता। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में क्या होता है, एक बुक होती है ऐसी जिसमें हम क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड रखते हैं। इसी तरीके से रेड डाटा बुक होती है, वो किसका रिकॉर्ड रखती है कि कितनी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कितनी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, कितनी प्लांट या एनिमल्स की स्पीशीज आपकी पाई जा रही है। सो व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक इज अ बुक that keeps a record of all the endangered animals and plants. ठीक है, और ये it is maintained by the National Union for Conservation of Nature, and in India Red Data Book of Plants and Animals is also maintained. यानी हमारे इंडिया के पास भी अपनी एक रेड डाटा बुक है। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, हमारी रेड डाटा बुक फॉर बटरफ्लाइज। इसमें क्या होंगी, सारी डाटा होगा आपके स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज के बारे में, मतलब कितनी टाइप की स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई है एक एरिया के अंदर, कितनी एंडेंजर्ड है, कितनी एक्सटेंट है, कितनी एक्सटेंट होने वाली है ना। इसी तरीके से ये सारा डाटा किसके अंदर आपको पाया जाएगा, आपकी रेड डाटा बुक के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब कि एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव ऑन करना, यानी एक एरिया को छोड़ के एक दूसरे एरिया में चले जाना कुछ टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। क्लियर? अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज की वजह से एक जगह पे ज्यादा ठंड है तो हम क्या करेंगे, आपके बर्ड्स वगैरह क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ के जो गर्म जगह होंगी वहां पे रीलोकेट कर जाएंगे। ठीक है, एक स्पेशल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अब पर्पस क्या हो सकते हैं इसके, ब्रीडिंग भी हो सकता है, यानी उनको ब्रीडिंग के लिए भी जा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या है, एक माइग्रेशन इज अ फिनोमेना इन विच स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट
moves to some other region for a specific interval of time in a year for a specific purpose like breeding। मतलब कि जो यहाँ पे आपकी स्पीस रिलोकेट करेगी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए एक दूसरे एरिया के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करेगी, जैसे कि आपका ब्रीडिंग हो गया या आपके एग्स ले डाउन करने के लिए। और ये स्पेशली किस में देखी जाती है, ये आपकी बर्ड्स में देखी जाती है, आपके कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें भी देखी जाती है, एंड कुछ फिशेज स्पीशीज ऑफ फिशेज भी होती हैं जिनमें ये पाई जाती है। अब यहाँ पे हम स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, when the weather condition is not favorable in an area, the birds fly far away from that area every year during a particular interval of time to an area where the weather conditions are favorable for some specific reasons like laying of eggs, breeding, and these species are called migratory birds। Clear? Next move करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी कि हम जो ये पेपर है इसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। सो पेपर को रिसाइकिल करने के हमारे 3 प्रिंसिपल है, या हम इसको बोलते हैं 3R, R3 या 3R। इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। मतलब कि जितना हो सके उतना वेस्टेज ऑफ पेपर को हम रोके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेपर को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं उन तरीकों को सोच, मतलब अल्टरनेटिव बेसलाइन। फॉर एग्जांपल अब हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, हमारा डाटा वगैरह जो भी हम पहले यूज करते थे हमारी किस पे हो गई, ऑनलाइन हो गई, कंप्यूटर्स के ऊपर, जिससे क्या हुआ, हमारा जो यूजेज ऑफ पेपर है वो क्या हुआ, रिड्यूस। नेक्स्ट इज रीयूज, मतलब कि जो आपका जो हम पेपर एक बार यूज कर चुके हैं उसको किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। क्लियर, इन वेज के बारे में सोचे। एंड लास्ट वन इज रिसाइकिल, मतलब कि जो आपका पेपर रीयूज हो चुका है उसको किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बार आपने पेपर यूज किया, वो रद्दी हो गई, रद्दी वाले भैया करते हैं उस पेपर को ले जाते, ले जाने के बाद क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल करके लाते हैं एंड उस पेपर से नई चीजें फॉर्म हो जाती है। और पेपर कप हो गया आपका, पेपर बॉटल, स्ट्रॉज, ये सब क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से ही बनती है। क्लियर। अब रिसाइकलिंग ऑफ योर पेपर से होगा क्या, हमारी रिसाइकलिंग ऑफ पेपर से 3 चीजें होंगी। अब वो 3 चीजें क्या क्या है, पहला तो कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर हम हमारा जो पेपर है वो किससे बनता है, वुड से। अब हम लोगों ने पेपर का यूज कम करेंगे तो क्या होगा, कटिंग ऑफ ट्रीज कम होगी। क्लियर। वाटर एनर्जी, वाटर कंजर्व होगा हमारा, मतलब कि जो हमारी ये पेपर इंडस्ट्री होती है, ये पेपर बनाने में हमारा बहुत सारा वाटर जो होता है वो वेस्ट होगा। अगर हम पेपर की मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे उससे क्या होगा, हमारा वाटर कंजर्व होगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व होगी। मतलब कि अगर हम पेपर्स को कम यूज करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा कटिंग ऑफ ट्रीज कम होगी, आपका वाटर कंजर्व होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन होगी। ओके, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल आर। यू हैव 20 seconds एंड योर ऑप्शंस इज रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिस्टोर, रिफ्यूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, reuse, recycle and recycle, restore and reduce। So बच्चों the correct answer is reduce, reuse and recycle। Next thing is what is reforestation। अब हम लोगों ने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन क्या था, पेड़ों को काटना। अब रिफॉरेस्टेशन क्या है, उन्हीं पेड़ों को दोबारा उगाना या प्लांट करना जिनको हमने काट दिया। सो व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस और अ फिनोमेना ऑफ रीस्टॉकिंग और रिस्टोरिंग द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। समझ में आया व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो जंगल हमने काट दिया उनको दोबारा उगाना बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड इवन मोर ट्रीज जितने हमने काटे थे।
ठीक है, तो ये इस प्रोसेस क्या है आपका रिफॉरेस्टेशन। अब कुछ एक्ट थे वो आए जिनके फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। सो पहला आपका एक्ट क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका कब आया, 1980s में। इसके अंदर क्या था कि प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज जो थी वो बैन कर दी गई थी, यानी एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज वो क्या हुई थी, बैन हो गई थी। अब एक क्या था आपका चिपको आंदोलन। ये क्या था, चिपको आंदोलन आपका स्टार्ट कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है, बाय सम एक्टिविस्ट लाइक प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल भंगोरिया। ठीक है, ये इसमें क्या था आपके, इन्होंने क्या किया था, इस पिक्चर के अंदर देखो, ये क्या थे, उस ट्री को हक कर लिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, वो उस ट्री को काट नहीं पाए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्या था आपका, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग एंड रीजनरेटिंग फॉरेस्ट। ये सब क्या है आपके एक्ट्स या प्रिजर्वेशन या फिर आपके कुछ आंदोलन थे जो किए गए थे, किसके लिए, आपके कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज या फिर आपके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। नेक्स्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर अवर फॉरेस्ट। अब हम लोगों को पता है कि हमारे फॉरेस्ट हम लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, क्यों हमारी जो फॉरेस्ट सॉइल है वो एनरिच किससे है, आपके न्यूट्रिएंट से। मतलब कि अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे, जो इतने सारे हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो क्या होंगे, हमें नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके प्लांट्स के थ्रू ऊपर जाते हैं एंड आपके खाना बनाते हैं, हमको क्या मिलता है, जिनसे फ्रूट्स या फ्लावर्स मिलते हैं, वो सब हमें नहीं मिलेंगे। क्या है, अर्थ क्या है, बिगेस्ट कार्बन सिंक है। इसके अंदर क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में हेल्प करता है। अगर ट्री कम होते जाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब ये क्या करता है, हमारा बेसिक और सप्लीमेंट्री फूड हमें प्रोवाइड कराता है ना। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमें क्या, हमें खाना नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की एक एरिया के अंदर। क्लियर। So thank you for attending the section. I hope you like this session.